नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन सेशन। और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है NCERT एक्सेम्पलर प्रॉब्लम पार्ट 1। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देगा। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। जो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, क्यों? आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। द सेल्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है, द टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द सीलोमिक फ्लूइड। सी ऑप्शन है, द टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू बॉडी सरफेस। डी ऑप्शन है आपका, ट्रेकियल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज। जो इंसेक्ट में O2 CO2 का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली होता है। इसका जो आंसर होगा, द सेल्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब्स। इसका आपका ए ऑप्शन सही होगा। इंसेक्ट में आपने पढ़ा है कि जो एक्सचेंज होता है O2 CO2 का या जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सर, ट्रैकिया के द्वारा इंसेक्ट की सेल डायरेक्ट O2 CO2 का एक्सचेंज करती है, इसको फिगर से समझाइए। आगे की स्लाइड में हमने जो इंसेक्ट का रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है ट्रेकियल ट्यूब्स, उसका फिगर दे रखा है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट दिखाया गया है, ट्रेकिया का फिगर है ये। इसमें जो स्पाइरेकल देख रहे हैं आप, ये बॉडी सरफेस में ओपनिंग होती है। इसके बाद ये ट्यूब्स अंदर तक एयर पहुंचाती है और ये ट्यूब्स डिवाइड होती है और महीन ट्यूब्स में यानी थिन ट्यूब्स में, जिन्हें ट्रेकियोल कहते हैं, और एयर यहाँ ट्रेकियोल तक पहुँचती है और डायरेक्टली O2 CO2 का एक्सचेंज इंसेक्ट में होता है। जो वर्टिब्रेट में ब्लड के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, जो इंसेक्ट है उसमें इस तरह का एक्सचेंज नहीं होता। उसमें इंसेक्ट में ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट हैव ए ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन। हमने ट्रेकियल ट्यूब्स का फिगर दिखाया था अभी। ट्रेकिया के थ्रू डायरेक्टली O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। जो इंसेक्ट की बॉडी सरफेस में ओपनिंग होती है एयर जाने के लिए, उन्हें स्पाइरेकल कहते हैं और स्पाइरेकल के माध्यम से ही, स्पाइरेकल के द्वारा ही एयर इंटर करती है। ट्रेकिया में एयर इंटर करती है और आगे ट्रेकियोल तक जाती है, जो कि पूरी बॉडी को कवर करता है और डायरेक्ट एयर का एक्सचेंज होता है। वर्टिब्रेट्स की तरह इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं होता। वर्टिब्रेट में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन इंसेक्ट में ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा डायरेक्टली ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट की स्मॉल बॉडी साइज को देखते हुए इस तरह का जो ट्रेकियल ट्यूब्स का सिस्टम इंसेक्ट्स में होता है बहुत ही इफ़िशियंट है और बहुत ही सक्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान जो नहीं होता है वो बताना है आपको। इसका ए ऑप्शन है, ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। बी ऑप्शन है, वार्म्स अप द एयर। सी ऑप्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और डी ऑप्शन है, क्लीन्स अप द एयर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ब्रीदिंग होती है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा। ब्रीदिंग में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होता, तो क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन अलग अलग होता है? रेस्पिरेशन और डिफ्यूजन अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आइए देख लेते हैं। ब्रीदिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। इसमें होता क्या है, जो ब्रीदिंग है उसमें सिंपली ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है। इसमें जो ऑर्गन होते हैं वो नोज, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम इन्वॉल्व होते हैं। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें केवल एनर्जी यूज़ होती है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इसका पर्पस क्या होता है? इसका केवल इतना ही पर्पस है कि ऑक्सीजन को ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ये
रेस्पिरेशन से अलग प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को दो पार्ट में हम बांटते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में होता है। गैसेस इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से CO2 का डिफ्यूजन होता है लंग्स के एल्वियोलाई में। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो ब्लड और इंटरनल टिश्यूज़ के बीच होता है। इसमें भी वही गैसेस इन्वॉल्व रहेंगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, उसमें जिसका हायर पार्शियल प्रेशर होता है वो लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है। यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ होता है। ए पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स। इट्स इफेक्ट कुड बी, एक पर्सन की चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो गया है, यानी चेस्ट कैविटी डैमेज हो गई है, लेकिन उसके लंग्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ए ऑप्शन है रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट, बी ऑप्शन है रैपिड इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, सी ऑप्शन है नो चेंज इन रेस्पिरेशन, और डी ऑप्शन है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी उसकी ब्रीदिंग रुक जाएगी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। जब चेस्ट कैविटी में पंक्चर होता है तो जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो प्लूरा होता है वो एक निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट पर होता है। वो निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट लॉस हो जाता है, जिस वजह से जो लंग्स हैं हमारे वो कॉइल हो जाते हैं और ब्रीदिंग रुक जाती है। चेस्ट कैविटी जो होता है वो रिब्स, स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम के सपोर्ट से बनता है। अब जब चेस्ट कैविटी डैमेज हो जाएगी तो जो पैराइटल प्लूरा और विसलर प्लूरा के बीच में जो प्लूरल कैविटी है, जो एक निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट पर हमेशा रहती है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होता है और इसके अंदर का प्रेशर कम होता है, जिस वजह से जो लंग्स होते हैं फूले हुए होते हैं। और जब ये चेस्ट कैविटी लॉस हो जाती है, पंक्चर हो जाती है, तो इसका जो निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है वो ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये लंग्स के वेंट्रल साइड की तरफ हार्ट देख रहे हैं आप, और नीचे एक जो मसल्स देख रहे हैं वो डायाफ्राम है। अब समझ लेते हैं इसकी प्रोसेस कि जब चेस्ट कैविटी पंक्चर होती है तो एक्चुअल में क्या होता है। अगर लंग्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है और चेस्ट कैविटी पंक्चर हुई है तो क्या होता है, जो प्लूरल कैविटी होती है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर पर मेंटेन्ड होती है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। जब चेस्ट कैविटी पंक्चर हो जाती है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये प्रेशर ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है तो बाहर से एयर प्लूरल कैविटी में इंटर कर जाती है। ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। एज ए रिजल्ट द लंग रिकॉइल्स एंड कोलैप्सेस इवन दो इट इज़ फिजिकली अनडैमेज्ड। जब चेस्ट कैविटी पंक्चर हो जाती है तो लंग्स डैमेज ना भी हुए हों तब भी जो प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, रिकॉइल हो जाते हैं, जिससे ब्रीदिंग रुक जाती है। सर निगेटिव प्रेशर क्या होता है? जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उसे कहते हैं निगेटिव प्रेशर। जो प्लूरल कैविटी है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर पर मेंटेन रहती है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा ए ऑप्शन है इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन है इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज CO2 ट्रांसपोर्ट, और डी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज O2 ट्रांसपोर्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड
हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाती है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो इंगेज हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन नहीं अवेलेबल होता है। इस वजह से जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए जो ट्रू है वो आपको चूज़ करना है। इसका ए ऑप्शन है, इंस्पिरेशन इज़ ए पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपीरेशन इज़ एक्टिव। बी ऑप्शन है, इंस्पिरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपीरेशन इज पैसिव। सी ऑप्शन है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन आर एक्टिव प्रोसेस। और डी ऑप्शन है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन आर पैसिव प्रोसेस। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होती है और जो एक्सपीरेशन होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है। इंस्पिरेशन एक्टिव एवं एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि इंस्पिरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और जो डायाफ्राम होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, और खिंचाव में एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। वहीं अगर एक्सपीरेशन देखा जाए तो एक्सपीरेशन में जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जिस वजह से कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। तो एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंस्पिरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपीरेशन इज पैसिव। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ए पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम्स ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और डी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ऐसा वॉल्यूम होता है एयर का जो जितनी भी कैपेसिटी के साथ हम एक्सपीरेशन करते हैं उसके बाद अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो एयर हम अंदर ले जाते हैं उसी को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो इन 3 वॉल्यूम्स का एडिशन होता है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो कि होती है 500 ml, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होती है 2500 ml से 3000 ml के बीच में, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml के बीच में। तो इन तीनों का जो एडिशन होता है वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होते हैं? इन सारे वॉल्यूम्स के बारे में जान लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो नॉर्मली ब्रीथ हम करते हैं उसमें जितनी एयर बाहर ले जाते हैं और अंदर ले जाते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सिबली इंस्पायर्ड कर सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 ml से 3000 ml के बीच में। इसके बाद जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सिबली एक्सपीरेशन के बाद जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकाल सकते हैं उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 से 1100 ml के बीच में होती है। इसके बाद रेजिड्यूअल वॉल्यूम की बात करते हैं। रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम वो एयर का वॉल्यूम होता है जितनी फोर्सिबली एक्सपीरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसे कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1100 ml से 1200 ml के बीच में। अब एक ख़ास बात इसमें क्या है, जो टाइडल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू सबसे कम है 500 ml। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिड्यूअल वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत पास पास हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू
1000 से 1100 ml के बीच में है और रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1100 से 1200 ml के बीच में है। लेकिन जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। अब इन एयर की कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने वॉल्यूम्स पढ़े थे उन्हीं को ऐड करके ये सारी वैल्यू निकाली जाती हैं। वाइटल कैपेसिटी जो एडिशन होता है वो होता है किसका? वाइटल कैपेसिटी जो एडिशन होता है वो है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इसकी जो वैल्यू आती है 4000 से 4600 ml के बीच आती है। जो टाइडल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 500 ml बताई थी हमने। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 2500 से 3000 ml के बीच बताई थी हमने। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 1000 से 1100 ml के बीच बताई थी। तो इनका सबका एडिशन करेंगे तो 4000 से 4600 ml के बीच आएगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो फार्मूला है वो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की जो फार्मूला है वो है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को आप कंपेयर करके पढ़िएगा। इंस्पायरेटरी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। दोनों में टाइडल वॉल्यूम कॉमन है और इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 3000 से 3500 ml के बीच है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू है 1500 से 1600 ml के बीच में है। अब बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 2100 से 2300 ml के बीच होती है। इसका जो फार्मूला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करके फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकाली जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी का जो फार्मूला है उसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी जितने भी वॉल्यूम हमने पढ़े हैं सबको ऐड करके टोटल लंग कैपेसिटी आती है, जिसकी वैल्यू होती है 5100 से 5800 ml के बीच में। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी टोटल लंग कैपेसिटी की, और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो है टाइडल वॉल्यूम की। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हायर पीएच, लोअर टेम्परेचर, लोअर PCO2 यानी लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हायर PO2 का मतलब हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके सापेक्ष? इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, इसके लिए ये 4 कंडीशन दे रखी हैं, आपको इनकरेक्ट वाला चूज करना है। जब हायर पीएच होता है यानी पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड होता है। उसके बाद लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लोअर होता है तब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। लोअर PCO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। इसके बाद हायर PO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। आपका ए ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बी ऑप्शन है डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। सी ऑप्शन है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और डी ऑप्शन है डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। आपका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं ब्रीदिंग में। इंटरकोस्टल मसल्स में 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हमने दोनों के फिगर दे रखे हैं, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो इंस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? इंस्पिरेशन में जो डायाफ्राम है वो पार्टिसिपेट करता है और इन जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में बाहर की ओर
जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। डायाफ्राम में खिंचाव होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी खिंचाव होता है, जिस वजह से इसका जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ जाता है, और अंदर का लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिस वजह से बाहर की जो एयर है वो अंदर इंटर कर जाती है। इस तरह से इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें डायाफ्राम में खिंचाव होता है। डायाफ्राम को जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, और जब खिंचाव होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की कंडीशंस रिब्स के बीच में बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ये कुछ ऐसे होती हैं कि अगर हम जेब में हाथ डाल के खड़े हैं और इस तरह से कर दें तो खिंचाव के समय इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरेशन की। एक्सपीरेशन में जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, डोम की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। उसमें हेल्प करता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की पोजीशन क्या होती है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं अंदर की तरफ। यदि हम अपने हाथों से अगर इस तरह से अपने टिट्स को छुएं तो जो पोजीशन हमारे हाथों की होती है वही पोजीशन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की होती है। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंचाने के लिए, और डायाफ्राम डोम की तरह अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इस वजह से होता क्या है? इस वजह से जो लंग्स होता है उसका अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से इसके अंदर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाती है और एक्सपीरेशन हो जाता है। तो एक्सपीरेशन एक किस तरह की प्रोसेस हुई? एक्सपीरेशन में जो मसल्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आई। तो एक्सपीरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। एक्सपीरेशन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डायाफ्राम और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।